बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल शिकारी मुसन्नफ़ अहमद इकबाल। पेशकश किस्से कहानियाँ यूट्यूब चैनल। किस्त नंबर 58। अलमास की आंखों ने सितम ज़रीफ़ तकदीर का वो तमाशा देखा था जो एक दरसे इबरत था। उस दौलत की खातिर डाका डालने का प्रोग्राम बनाने वाले और जान देने वाले लोग दूसरे थे, मगर ये दौलत एक ऐसे शख्स की झोली में आ गिरी थी जिसने हादसे के वक्त से चंद सेकंड कबल भी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी दौलत का मालिक बनने वाला है। अलमास इस बात को भूल गई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बाद में ये इसलिए भी मुश्किल हो गया कि उसे चचा और चची की नाराज़गी का डर था, जो इस बात पर यकीनन खफा होते कि उसने इतनी बड़ी बात झूठ बोलकर क्यों छुपाई। वो उन दिनों बीए का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी और नतीजे का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि उसे पास हो जाने का यकीन था, इसलिए चोरी छुपे उसने कई जगह मुलाजमत की दरख्वास्तें भिजवा रखी थीं। उसकी बड़ी आरज़ू थी कि वो इस घर के रुस्वाकुन एहसानात का भार जल्द अज जल्द उतार दे। वो अपने पाँव पर खड़े होने की आरज़ूमंद थी, क्योंकि उसमें ज़िल्लत बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था। तकदीर ने उसकी मदद की और अभी नतीजा आया भी न था तो उसको मीर वज़ीर एंड कंपनी की तरफ से मुलाजमत का परवाना मिल गया। न जाने क्यों डिसिल्वा को देखते ही उसे यूँ महसूस हुआ था जैसे वो पहले भी उसकी सूरत कहीं देख चुकी है। उसे मुलाजमत करते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि उसकी शुबहात की तस्दीक हो गई। एक रोज़ दफ्तर में एक शख्स डिसिल्वा से मिलने आया, जिसका इस्तकबाल डिसिल्वा ने बड़ी गर्मजोशी से किया। उस शख्स का नाम चौधरी दिलावर था। चौधरी दिलावर? मैंने बेख्तियार कहा और इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि अलमास ने मुझे तशवीश से देखा। क्या तुम उसे पहचान सकती हो? मेरा मतलब है, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? अलमास ने किसी दुश्वारी के बगैर मुझे चौधरी दिलावर के बारे में तमाम तफसीलात फराहम कर दी और मेरे लिए शुबे की कोई गुंजाइश न रही कि चौधरी दिलावर वही है जो बाद में मीर वज़ीर एंड कंपनी का तीसरा पार्टनर बना। साफ जाहिर था कि कारोबार में वो उस माली गनीमत की वजह से शामिल हुआ था जो लॉटरी के इनाम की तरह उसे गैर मुतवक्को तौर पर मिल गया था। अलमास के बयान के मुताबिक बैंक लूटने वाले फरार हो गए थे और अपने दो साथियों की लाशें छोड़ गए थे, जिनसे पुलिस कुछ मालूम नहीं कर सकी होगी। पुलिस के रिकॉर्ड से डकैती की उस वारदात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं था। अखबारात की बहुत सी फाइलें देखने से भी बहुत कुछ मालूम हो सकता था। मसलन ये कि डाकू कितनी रकम दे गए थे और उनके बाकी साथी बाद में गिरफ्तार हुए थे या नहीं। लेकिन उससे ये साबित करना यकीनन बहुत मुश्किल था कि चौधरी दिलावर का सरमाया उसी रकम पर मुश्तमिल था जो बैंक से लूटी गई थी। उसने मीर शराफत अली को या मेरे मरहूम वालिद को अपनी दौलतमंदी की झूठी कहानी सुनाकर मुतमईन कर दिया होगा और यही कहा होगा कि उसने ये दौलत अपनी मेहनत से कमाई है या बाप से विरसे में हासिल की है। ताहम बहुत सी बातें वाक़याती शहादत का हिस्सा बन सकती थी। मसलन ये कि उस ज़माने में जब डकैती की ये वारदात हुई थी तो चौधरी दिलावर कहाँ क़याम पजीर था, और ये कि वो कितने सरमाया से कारोबार में शरीक हुआ था। अलमास को बाद में चश्मदीद गवाह के तौर पर सामने लाया जा सकता था, लेकिन अभी से उसका नाम लेना दूर अंदेशी न होता और अलमास की ज़िंदगी के लिए फौरी ख़तरात पैदा कर देता। चुनांचे रुखसत होते वक्त मैंने उससे कहा कि वो उस मुलाकात का तज़किरा किसी से ना करे, अपने शोहर से भी नहीं। उनसे मैं कोई बात कैसे कह सकती हूँ? वो शर्मिंदगी से नज़र झुकाकर बोली। मेरा मतलब ये था कि आप मेरे या राबिया कारी के नाम से आशनाई का हवाला भी ना दें। मैंने कहा, यह तो जाहिर है कि आप अपने और डिसिल्वा के ताल्लुकात के बारे में अपने शोहर को कुछ नहीं बताएंगी, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी हवाले से बैंक में पड़ने वाले डाके की बात ना करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे उस वक्त आपने अपने घर में से किसी से नहीं की थी। बाद में किसी मरहले पर आपकी गवाही चौधरी दिलावर को शिनाख्त करने में बुनियादी किरदार अदा करेगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी अदालत में कोई बयान देने नहीं जाऊंगी। वो नर्वस होकर बोली। मैंने ये कब कहा है? मैंने फ़ौरन उसको मुतमईन कर दिया। यह हो सकता है कि कोई पुलिस अफसर डकैती के वारदात में मुलव्वस समझे जाने वाले मुश्तबा अफराद की तस्वीरें लेकर आ जाए, जिनमें चौधरी दिलावर की तस्वीर भी हो, और आप उसे शनाख्त कर लें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आपको अदालत के सामने भी मुलज़म को शनाख्त करने के लिए तलब किया जा सकता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं। अपने शोहर से भी आप कह सकती हैं कि खौफ के बायस उस वारदात का जिक्र आपने कभी किसी के सामने नहीं किया था। वैसे आप चाहें तो अपने शोहर को उनकी वापसी के बाद किसी भी बहाने ये वाक़या बता सकती हैं। इस तरह उनको अदम एतमाद की शिकायत भी नहीं रहेगी, और अगर आपको गवाही के लिए अदालत में हाजिर होना भी पड़ा तो उनको सदमा या एतराज़ नहीं होगा। उस गवाही में डिसिल्वा का नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन आप अपने शोहर को कुछ बताएं तो ये ज़रूर समझा दें कि राजदारी कितनी अहम है।
वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हुई थी और कुछ पशेमानी के एहसास का शिकार नजर आती थी कि उसने इतनी जल्दी हम पर एतबार क्यों कर लिया और हमें अपनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का मौका क्यों फराहम कर दिया। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि उस लड़की का मुस्तकबिल किसी तरह भी उसके माजी के असैब का शिकार हो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसकी गवाही के बगैर भी मैं चौधरी दिलावर को कानून के हवाले करने में कामयाब हो गया तो उसे बिलावजह इन मामलात में मुलव्वस नहीं करूँगा। लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो डिसिल्वा से क्यों डरती है और उसके खिलाफ इंतकामी जज्बात के असबाब क्या हैं। क्या ऐसी कोई बात है जिसे डिसिल्वा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सके? मेरा ये सवाल ही गलत था, क्योंकि कोई ऐसी बात ना होती तो अल्मास के लिए डरने की कोई वजह भी ना होती, मगर खुद अपनी ज़ुबान से जुर्म का एतराफ़ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। देखो अल्मास, ज़िंदगी में कौन गलती नहीं करता? जो गलती ना करने का दावा करे वो फरिश्ता तो हो सकता है, इंसान नहीं। हम हर कदम पर हर रोज़ गलती करते हैं और उन तजर्बात की रोशनी में मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करते हैं। गलतियों से हम सबक सीखते हैं और कामयाब वो रहते हैं जो एक ही गलती दोबारा नहीं करते। इसके बावजूद माफ़ कर देना हर एक की बस की बात नहीं। उन इंसानों में शैतान भी हैं जो दूसरों की कमज़ोरी को अपनी शहज़ोरी बना लेते हैं। तुमने सिर्फ ये गलती की कि डिसिल्वा की बातों पर एतबार किया। मेरे नुक्ता नज़र से ये कोई गलती नहीं। तुम्हें मालूम नहीं था कि डिसिल्वा फरेबी और धोखेबाज आदमी है। खुद तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, इसलिए तुम समझती थी कि दुनिया में कोई किसी को धोखा नहीं देता। ये कसूर हमारे माशरे का है, जहाँ औरत की छोटी सी गलती तमाम उम्र के लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। मर्द हाकिम है और ज़बरदस्त है, वो चाहे तो 100 बार भी मजबूर लड़कियों की इफ़्फ़त व अस्मत का दामन तार तार कर दे, मगर ख़ुद उसका दामन दागदार नहीं होता और वो कंवारा ही कहलाता है। उसकी शादी भी हो जाती है और उसे कोई खौफ नहीं होता कि उन मजबूर लड़कियों में से कोई उसे ब्लैकमेल कर सकेगी, क्योंकि वो आखिरी लड़की जो उसकी बीवी बनती है वो भी तो आखिर मजबूर ही होती है। और किसी का जिक्र क्या, खुद अपने माँ बाप के घर के दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं। चुनांचे वो कहीं नहीं जा सकती, किसी से इंतकाम नहीं ले सकती और शौहर कैसा भी हो सब्र शुक्र के साथ उसका हर जुल्म सहने और उसी की पनाह में रहने पर मजबूर होती है। तुम्हारा भी यही केस है, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो और अक्लमंद हो कि संभल गई। मगर उन सब पर सोचो जिनकी एक गलती को किसी ने माफ़ नहीं किया और वो अब तक उसकी सज़ा भुगत रही हैं। उनके घर आबाद नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने ख़ानदानी शराफत के लिबास पर अपनी बदनामी का दाग लगा दिया था। वो खुद या उनके ख़ानदान वाले, कानून के मुहाफ़िज़ और इंसाफ करने वाले सब मिलकर भी उस दाग को मिटा नहीं सकते। तुम कहोगी कि मुझे उनसे क्या, उनकी खातिर मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूँ? ठीक है, तुम कुछ मत करो, जो कुछ करना है वो मैं खुद कर लूँगा और तुम पर आँच नहीं आएगी। डिसिल्वा जैसे आदमी ने सिर्फ गुनाह ही नहीं जुर्म भी किए होंगे, ऐसे जराइम जिनका ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से नहीं होगा। अगर तुम मुझे कोई भी बात बता सको तो बाकी सुराग मैं लगा लूँगा और अंजाम तुम खुद देख लोगी। अभी तो मेरे पास भी सबूत नहीं है कि वो मेरे वालिद के कातलों में शामिल है, लेकिन कानून की अदालत में ये जुर्म उस पर साबित न हो सका तब भी मैं तहिया कर चुका हूँ कि अपने यकीन की बुनियाद पर खुद अपनी ज़मीर की अदालत में हर मुजरिम को खींच लाऊंगा और इंसाफ खुद करूँगा। मैंने अल्मास को कायल करने की भरपूर कोशिश की थी और उसका एतमाद हासिल करने के लिए अपना तमाम ज़ोर बयान सर्फ कर दिया था। मुझे उस मकसद में खातिर कामयाबी हासिल हुई। अल्मास ने पहले तो वो कहानी सुनाई जिसमें कोई गैर मुतवक्को बात नहीं थी कि अब बीती किसी भी अल्मास की हो सकती थी। डिसिल्वा ने उसे 2 दर्जन लड़कियों में से सूरत देखकर मुंतखब किया था। इब्तदाई चंद हफ्तों में डिसिल्वा ने खुद को एक संजीदा मिजाज, शरीफ और काबिल एतमाद बात साबित करने के लिए एहतियात से काम लिया था। अल्मास के काम से काम रखा था, उसकी खामियों को नज़रअंदाज किया था और दफ्तरी उमूर में उसकी रहनुमाई के लिए मुशफ़िक़ाना रवैया इख्तियार किया था, जो बाद में हमदर्दाना हो गया और रफ्ता रफ्ता दोस्ताना। फिर बिल्कुल नामालूम तरीके पर यह रवैया अशिकाना हुआ और डिसिल्वा ने अल्मास को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार कर लिया। उसमें वो सब खूबियाँ थीं जो एक फिल्मी हीरो में होती हैं, और जब लड़की को ज़िंदगी में कोई मर्द एक मिसाली शौहर नज़र आने लगे तो अपनी खुशबख्ती पर नाज करते हुए वो मसलहत के तमाम तकाज़ों को भूलकर दुनिया की इंगश नमाई की परवाह नहीं करती और अपना सब कुछ लुटा देती है। अपना सब कुछ लुटा देने के बाद अल्मास के पास निदामतों के सिवा कुछ नहीं रहा था। आंख से फिल्मी हीरो नज़र आने वाला अमली ज़िंदगी में विलन साबित हुआ था, और वो जिसने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक साथ देने का वादा किया था, अल्मास को नाउमीदी और दिल शिकस्तगी के सहरा में भटकने के लिए तनहा छोड़ गया था, जहाँ ख्वाबों के सराब थे, यादों के पुरखार कैक्टस थे और बदनामी की कड़ी धूप थी। अगर एक फरिश्ता रहमत उसका हाथ न थामता तो वो उस सहरा में भटकते भटकते मर जाती। अल्मास का शौहर वाकई फरिश्ता सीरत था। उसे कभी अल्मास के माजी को नहीं कुरीदा था, लेकिन वो बहरहाल एक मर्द था जो शादी के बाद औरत को सिर्फ अपनी मिल्कियत समझता है। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके साथ धोखा हुआ है और नया कहकर उसे सेकंड हैंड माल दे दिया गया है तो उसकी सज़ा भी वो असल मुजरिम को नहीं, बीवी को ही देता है। मर्द की फितरत का ये तजाद कितना अजीब है कि वो पाकबाज और वफाशार बीवियों को छोड़कर
तवाइफों को घर में डाल लेते हैं, मगर बीवी के बारे में बदख्वाहों की ज़ुबान से झूठ भी सुन लें तो उनकी गैरत और हमीयत ख़तरे में पड़ जाती है। अल्मास ने एतराफ़ किया कि डिसिल्वा से जज्बाती वाबस्तगी के ज़माने की चंद तस्वीरें और अल्मास के खतूत अब भी डिसिल्वा के पास हैं। उसने ये बताने से गुरेज किया कि तस्वीरें किस किस्म की हैं, मगर अल्मास की सूरत ही गवाही देती थी कि उनका जिक्र भी उसे शर्म से पानी पानी कर रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ये तस्वीरें और ख़त वापस लेने की पूरी कोशिश करूँगा, मगर ये कोशिश उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब मेरे हाथ में भी कोई ट्रम्प कार्ड हो। बहुत सोचकर अल्मास ने मुझे एक बात बताई। उसे मुलाजमत करते हुए 1 साल होने वाला था और यह ज़माना वो था जब अल्मास पूरी तरह डिसिल्वा के कब्ज़े में थी। मुझे 100% यकीन था कि 1 महीने बाद वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। डिसिल्वा ने अल्मास से वादा किया था कि वह इस्लाम कबूल कर लेगा और जैसे ही उसके वालिदैन यूरोप के दौरे से वापस आए वो उनको अपने फैसले से आगाह कर देगा। उसके माँ बाप रोशन ख्याल और फ़राख दिल हैं, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं। ये तो बाद में मालूम हुआ कि डिसिल्वा के वालिदैन का कहीं वजूद भी नहीं। डिसिल्वा का माजी एक तारीख खला की तरह था जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। एक रोज़ शाम के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इत्तफाक से दरवाज़ा खुद अल्मास ने खोला तो उसे अपने सामने एक अजनबी नजर आया। मिस अल्मास, वो शख्स आहिस्ता से बोला। यह ख़त डिसिल्वा साहब ने दिया है। ख़त लाने वाला एक उम्र रसीदा और हुलिया से गरीब नजर आने वाला शख्स था। अल्मास ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने बड़ी आसानी से अल्मास को पहचान लिया था। ख़त में सिर्फ 2 सतरें लिखी हुई थी। डिसिल्वा ने एक हंगामी ज़रूरत के बायस अल्मास को फ़ौरन तलब किया था और मुकम्मल राजदारी की हिदायत की थी। अल्मास सख्त उलझन में पड़ गई। तहरीर डिसिल्वा ही के हाथ की थी, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता था कि हंगामी ज़रूरत क्या है, उसे कहाँ जाना है और कितनी देर के लिए जाना है। आधे घंटे की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना उसके घर वालों के लिए बाइसे तशवीश हो सकता था। वो रात को कभी अकेली बाहर नहीं गई थी, लेकिन ख़त में राजदारी की शर्त थी, चुनांचे वो छोटे भाई को भी साथ नहीं ले जा सकती थी। उस बूढ़े ने भी अल्मास को कुछ बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि डिसिल्वा ने सिर्फ ख़त देने की ताकीद की थी। उसने कहा कि गाड़ी गली के आखिर में सड़क पर खड़ी है, अगर वो डिसिल्वा साहब की गाड़ी को पहचानती है तो आ जाए। वो आधे घंटे तक इंतज़ार करेगा। इसके बाद वो रुखसत हो गया और अल्मास ने दरवाज़ा बंद करके 2 सत्रों के पैगाम को जलाकर राख कर दिया। ख़त का मजमून उसे अजबर हो चुका था और वह शदीद कश्मकश में मुब्तला थी। अकल के तकाजे दिल की आवाज़ से बरसरे बेकार थे और उसे जल्द फैसला भी करना था कि वो घर वालों को धोखा देकर एक अजनबी के साथ कैसे जाए। बिलाखिर जीत दिल की हुई। उसने बड़ी चालाकी से साथ वाले घर जाकर अपनी एक काबिल एतमाद सहेली को फ़ोन किया कि वो फ़ौरन आ जाए। 1 मिनट की ताख़ीर किए बगैर, क्योंकि बात ऐसी है जो फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। ये सहेली अल्मास की राजदार थी और पहले भी कई बार डिसिल्वा और अल्मास की मुलाकातों का वसीला बन चुकी थी। इसके अलावा दोनों घरों के ताल्लुकात बहुत करीबी थे, इसलिए शक की कोई नौबत नहीं आई थी। डिसिल्वा ने अब आधे घंटे का वक्त दिया था, जो तैयारी के अलावा मुनासिब बहाना बनाने के लिए भी कम था। अल्मास बेचैनी से इंतजार करती रही। उसकी सहेली 20 मिनट बाद नमूदार हुई। मज़ीद 10 मिनट अल्मास के वालिदैन को ये समझाने में लग गए कि वह एक तकरीब में शिरकत के लिए अल्मास को अपने साथ ले जाने के लिए आई है। उसका जिक्र वो इसलिए नहीं कर सकी थी कि वो खुद बेहद मसरूफ़ थी। मज़ीद 10 मिनट बाद जब वो दोनों सड़क तक पहुंची तो अल्मास का ख्याल था कि वो शख्स जा चुका होगा, क्योंकि उसने आधे घंटे का टाइम दिया था और अल्मास 40 मिनट बाद पहुंची थी। लेकिन डिसिल्वा की कार मौजूद थी और वो शख्स ड्राइवर की सीट पर बैठा इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। इतने में अल्मास ने अपनी सहेली को तमाम सूरत हाल समझा दी थी ताकि उसे वापसी में देर हो जाए तो बात न बिगड़े। डिसिल्वा से मुलाकात के लिए जाते हुए अल्मास कभी खौफ में मुब्तला न हुई थी, लेकिन न जाने क्यों उस रोज़ ये एहसास गालिब था कि इस तरह घर से निकलकर उसने अच्छा नहीं किया। गाड़ी में बैठते अल्मास को ये मालूम हो गया कि ये गाड़ी बाहर से देखने में बिल्कुल डिसिल्वा की गाड़ी जैसी थी, मगर अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ। कार के किसी दरवाजे में शीशे उतारने चढ़ाने या दरवाज़ा खोलने के लिए एक भी हैंडल नहीं था, चनांचे ये दरवाजे सिर्फ बाहर से खोले जा सकते थे और बंद शीशों से अल्मास के चिल्लाने की आवाज़ भी किसी के कानों तक नहीं पहुँच सकती थी। खौफ से अल्मास बिल्कुल मफलूज बैठी थी और गाड़ी को मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता देख रही थी। इत्मीनान की बात सिर्फ ये थी कि रास्ते उसके जाने पहचाने थे। अगर उसे ज़रा भी अंदेशा होता कि गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करती। मसलन वो पीछे से ड्राइवर के गले में हाथ डालकर उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर करती, और उससे गाड़ी के बेकाबू होने, उलट जाने या किसी से टकरा जाने का खतरा ही क्यों ना होता। या वो किसी खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करती, हालांकि वो जानती थी कि खाली हाथ की ज़रब से उस शीशे को तोड़ना मुश्किल होता है। ड्राइवर ने जो सामने के शीशे में से उस पर निगाह रखी हुआ था सिर्फ एक बार कहा, घबराने की कोई बात नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि डिसिल्वा साहब ने अपनी गाड़ी भेजी है? अल्मास बोली। झूठ कहाँ है बीबी, क्या तुम कार के मॉडल और रंग से वाकिफ नहीं हो? वो जज्बात से आरी लहजे में बोला। और मैं गलत आदमी तो नहीं हूँ? ये मुझे क्या मालूम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अल्मास ने कहा। अभी तुमने दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा, वो बोला। तुम्हारी उम्र ही क्या है? लेकिन मैंने डिसिल्वा साहब की कार देखी है, उसके अंदर सारे हैंडल वगैरह मौजूद थे। ज़रूर होंगे,
मगर ज़रूरत के वक्त ये चीज़ें हटाई भी जा सकती हैं। वो बोला, आधे घंटे में फिर सब लग जाती हैं और चीज़ें ही क्या, आदमी भी बदले जा सकते हैं और ऐसे गायब किए जा सकते हैं कि दुनिया को नजर ना आए। सब ज़रूरत की बात है। अलमास की समझ में कुछ ना आया, लेकिन उन बातों से मजीद दहशतज़दा हो गई। अच्छा, तुम मुझे ये बता दो कि जाना कहाँ है? डिसिल्वा साहब के घर? मैं खुद पहुँच जाऊँगी किसी टैक्सी में। कार के होते हुए टैक्सी में जाने की क्या ज़रूरत है? बुड्ढे ने खुश्क लहजे में कहा। ज़रूरत है या नहीं? अलमास ने चीख कर कहा। मैं कार का नंबर देखना चाहती हूँ। कहीं तुमने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया? क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे कैद करके ले जाने की? अगर मुझे इत्मीनान हो गया कि नंबर वही है तो मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई एतराज़ नहीं। वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो लड़की मेरे साथ कार तक आई थी उसे सब मालूम है और वो बहुत ज़हीन लड़की है। उसने नंबर ज़रूर देखा होगा। उसका बाप पुलिस में है। अलमास अब खौफ के हिस्टीरिया में मुब्तला थी। उसे यकीन आ चुका था कि वो किसी साजिश का शिकार हुई है। वह झूठ सच बोलकर उस बुढ़े ड्राइवर को अंजाम से डराने की बेसूद कोशिश में मसरूफ़ थी, लेकिन वो बुढ़ा ज़रा भी मुतासर नहीं हुआ था, गाड़ी रोकने के लिए तैयार न था। तुम बहरे हो क्या? अलमास ने चीख कर कहा। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। मैं डिसिल्वा साहब के घर फ़ोन करूँगी और तस्दीक करूँगी। क्या तस्दीक करोगी? क्या वो तहरीर किसी और की थी? ड्राइवर ने कहा। किसी और की नहीं थी तो तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। अलमास ने लरजते हुए कहा। वो देखो, उस दुकान में फ़ोन है। लेकिन कार की रफ्तार में इजाफा हो गया। कार का रुख अब भी डिसिल्वा के बंगले की तरफ था। अलमास को ये शुबा भी नहीं था कि वह डिसिल्वा की अपनी हैंड राइटिंग में नहीं है, मगर उसे यकीन आ चुका था कि खुद डिसिल्वा भी किसी साजिश का शिकार हुआ है। ऐन मुमकिन है किसी ने उससे ये तहरीर ज़बरदस्ती हासिल कर ली हो। वो यकलख ड्राइवर पर हमला आवर हुई। गाड़ी अब बाजारों से गुजर के शहर के मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुकी थी। ड्राइवर इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने एकदम ब्रेक लगाए तो ज़बरदस्त झटके से अलमास आगे आ गिरी। उसे एक हाथ कार के स्टीयरिंग पर लगा, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, लेकिन उसने बड़ी महारत से उसे रोक लिया और एक कोठी की दीवार से नहीं टकराने दिया। अलमास का सर डैशबोर्ड से लगा था और वो आगे यूं गिरी थी कि उसका सर ही नीचे झुका था। अभी वो संभल भी ना पाई थी कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ की ज़रब पड़ी, जिसके बाद उसे किसी बात का होश न। जब उसकी आंख खुली और उसने गिरदोपेश पर निगाह डाली तो ये देखकर उसका सारा खौफ मिट गया कि वो डिसिल्वा के बंगले में है और उसके बेडरूम में लेटी हुई थी। कमरे की कोई भी चीज़ अलमास के लिए अजनबी नहीं थी। उसके दर दीवार, सामान्य आराइश, कालीन और पर्दे, बेड और नाइट लैम्प का नर्म उजाला, ख्वाब अफरीन फिजा का अंधेरा और रेशमी चादर का सहर आफरीन लम्स सब अलमास को पहचानते थे। कहीं कोई चीज़ बदली हुई न थी। अलमास को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। खतरा महज फरेब ख्याल साबित हुआ था और उसके तमाम अंदेशे बेबुनियाद थे। वो बुढ़ा ड्राइवर कोई गलत इरादा नहीं रखता था। सब शकूक उसके अपने जहन के पैदावार थे। लेकिन वो गाड़ी वोट बैठी। बेख्तियार उसकी निगाह वाल क्लाक पर चली गई। कुछ देर वो घड़ी की सुइयों को बेयकीनी के साथ देखती रही। क्या ये भी नज़र का धोखा है? घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो 6 घंटे से भी ज़्यादा देर तक बेहोश रही है। अलमास का दिल खौफ से बैठने लगा। ये पूरी रात उसने घर से बाहर गुजार दी थी। सुबह होने से पहले उसके लिए घर पहुंचना नामुमकिन था। मालूम नहीं घर वालों में से कोई इसकी सहेली के पास पहुंचा या नहीं, और पहुंचा तो क्या वो उन्हें मुतमईन करने में कामयाब रही? डिसिल्वा कहाँ गया? उसने तो मुझे एक हंगामी ज़रूरत के तहत बुलाया था। उस ज़रूरत की वजाहत किए बगैर वो कहाँ जा सकता है? उसने डिसिल्वा को आवाज़ दी, लेकिन उस मुख्तसर से बंगले की खामोशी में कोई जवाब न आया। उसने दूसरे कमरों में झांका और बाथरूम तक देख डाले, लेकिन डिसिल्वा कहीं होता तो मिलता। अलमास फिर बेडरूम में लौट आई। एक बार फिर खौफ के सर्द बेरहम हाथ उसके दिल को जकड़ने लगे। अलमास ने सब दरवाजे अंदर से बंद किए और शदीद असाबी कशीदगी का शिकार और अनगिनत नए अंदेशों की यलगार से हिरासां बैठी रही और इंतज़ार करती रही कि डिसिल्वा किसी काम से बाहर गया हो तो लौट आए। रफ्ता रफ्ता पर्दों के पीछे खिड़की की शीशों पर सुबह का धुंधलका फैलने लगा और अलमास का ये शक यकीन की सूरत इख्तियार करने लगा कि डिसिल्वा के साथ भी कोई हादसा पेश आ चुका है, वरना ये कैसे हो सकता है कि वो अलमास को बुलवाए और उसे घर में अकेला छोड़ के गायब हो जाए। ताहम उसका जहन वाक़यात से हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगाने और किसी नतीजे पर पहुँचने से कासिर था। दिन की रोशनी फैलती वो घर को खुला छोड़ के फरार हो गई। अपनी रज़ा सहेली के घर पहुँच के उसकी जान में जान आई। अलमास के घर से कोई भी पूछने नहीं आया था। सहेली के घर वाले इतनी सुबह अलमास को देख के बहुत हैरान हुए, लेकिन अलमास ने उनको मुतमिन कर दिया और अपनी सहेली के साथ वापस घर पहुंची। नाश्ता उन्होंने एक साथ किया और फिर अलग अलग अपने काम पर रवाना हो गई। डिसिल्वा ऑफिस में भी नहीं था। अलमास ने 11 बजे तक उसका इंतजार किया। फिर उसने गुलाम अली को बुलाया, जो उसी फर्म में अकाउंटेंट था, और उससे डिसिल्वा के बारे में पूछा। गुलाम अली के जवाब पर वो बेहोश होते होते रह गई। उसे मालूम हुआ कि डिसिल्वा तो 2 दिन पहले फर्म के किसी काम से लंदन जा चुका है और शायद 1 हफ्ता बाद वापस आएगा। गुलाम अली खुद भी हैरान हुआ कि डिसिल्वा अपनी सेक्रेटरी को कुछ बताकर क्यों नहीं गया। मामलात अलमास की समझ से बाहर थे और हालात के उस मामले का कोई हल न था। खुद डिसिल्वा ही से किसी वजाहत की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन उसमें भी अलमास ने खुद अपने लिए एक मुश्किल पैदा कर ली थी।
उसने डिसिल्वा की तरफ से मौसूल होने वाले पैगाम को जला दिया था। अब उसके पास अपने यकीन के सिवा इस बात का कोई सबूत नहीं रहा था कि वह तहरीर डिसिल्वा ही के हाथ की थी। वो कोई तहरीर शनासी की माहिर नहीं थी और जल्दी में उसने तहरीर पर बहुत ज़्यादा गौर भी नहीं किया था। चुनांचे जालसाजी के इम्कानात को यकसर मुस्तरद करना भी मुश्किल था। बनाने वाले तो सब कुछ बना लेते हैं, तहरीर क्या चीज़ है, करेंसी नोट तक छाप लेते हैं। दूसरी तरफ उस सवाल का कोई जवाब न था कि अल्मास को धोखे से साथ ले जाने वाले उसे बखैर आफियत डिसिल्वा के बेडरूम में छोड़कर क्यों चले गए थे। शाम को अल्मास ने ट्रंक कार बुक कराई और लंदन में डिसिल्वा से बात की। उसने बेहद निदामत का इजहार किया कि वो उजरत में अल्मास को अपनी रवानगी के प्रोग्राम के बारे में मुतला न कर सका, लेकिन अल्मास ने उससे और कोई बात नहीं की। वो सिर्फ इस बात का यकीन चाहती थी कि डिसिल्वा वाकई लंदन में है। उसकी वापसी पर अल्मास ने पहली फुर्सत में उसको तमाम वाक़यात सुनाए। वो सख्त हैरान हुआ और तशवीश का शिकार भी, क्योंकि उसने अल्मास को बुलवाने के लिए कोई तहरीरी पैगाम नहीं भेजा था। भला मुझे ऐसी कौन सी हंगामी ज़रूरत लाहक हो सकती थी, डिसिल्वा ने कहा, और होती तो क्या मैं खुद नहीं आ सकता था? लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं। और तुम्हारा घर, वो क्यों खुला पड़ा था? अल्मास ने बेवकूफ़ों की तरह कहा। खुला पड़ा था? घर को मैं मुकफल करके चाबियाँ अपने साथ ले गया था, डिसिल्वा ने तरदीद करते हुए कहा। वापसी में मुझे घर उसी तरह मुकफल मिला जैसे मैं छोड़ गया था। क्या दरवाज़ों के हर कफल की दूसरी चाबी तुम्हारे पास थी? अल्मास ने बेयकीनी से पूछा। एक के साथ दूसरी चाबी अपने पास बेवकूफ़ रखते हैं, डिसिल्वा बोला। दूसरा सेट मेरी ऑफिस टेबल की दराज में रहता है। सबूत के तौर पर उसने चाबियों का गुच्छा अपनी जेब से और दूसरा मेज़ की सबसे नीचे वाली दराज में से निकाल के रख दिया। उसने अल्मास को लाने वाले किसी बुढ़े ड्राइवर के बारे में भी कतई लाइल्मी का इजहार किया और ये भी बताया कि जाते वक्त वो अपनी गाड़ी को गिराज में बंद करके और शटर गिरा के मुकफल कर गया था। चनांचे वो गाड़ी दूसरी होगी जिसे रंग, मॉडल और साख की यकसानियत के बायस अल्मास पहचान न सकी। अल्मास उसे झूठा नहीं कह सकती थी। दुनिया में डिसिल्वा से ज़्यादा काबिल एतमाद कौन हो सकता था? मगर उसके दिल में खलिश सी थी, जैसे कोई कांटा निकल जाए मगर नौके खाट टूट कर रह जाए और नज़र न आने के बावजूद बायसे आज़ार बनी रहे। क्योंकि उसकी सहेली ने वाकई कार का नंबर नोट किया था और यह नंबर डिसिल्वा की कार का था। लेकिन वो मज़ीद सवालात करती तो ज़्यादा बेवकूफ़ बनती। डिसिल्वा कहता, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ही बताओ कि मेरी नंबर प्लेट कोई अपनी गाड़ी पर कैसे लगा सकता है, जबकि मेरी गाड़ी बदसूर गैराज में खड़ी रही और किसी ने कफल को छुआ तक नहीं। अल्मास क्या कहती कि खराबी मेरे दिमाग की नहीं बल्कि इत्तेफाक से नंबर 1 तीसरे शख्स ने नोट कर लिया था। अल्मास की सहेली ने आदत के मुताबिक एहतियात पसंदी का मुजाहरा किया था और मुतमिन होने के बावजूद अल्मास को एक अजनबी के साथ गाड़ी में रुखसत करते वक्त एक नज़र नंबर प्लेट पर भी डाल दी थी। कोई मंतकी नतीजा हासिल करना या अकल के दलाइल से कुछ साबित करना नामुमकिन था। हद से ज़्यादा उलझन और परेशानी का अंजाम ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बनता। मजबूरन वो खामोश हो गई। एक हफ्ता बाद वो सुबह दफ्तर पहुंची तो डिसिल्वा ने उसे कमरे में बुलवा लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद टेलीफोन पर अपने मातहत गुलाम अली से कहा कि वो किसी से नहीं मिलेगा और अगर टेलीफोन पर भी उसे कोई पूछे तो कह दिया जाए कि डिसिल्वा साहब नहीं आए। गुलाम अली के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। डिसिल्वा जब भी ज़रूरी काम में मसरूफ़ होता था तो ऐसी ही हिदायत जारी कर देता था, लेकिन अल्मास के लिए डिसिल्वा की घबराहट और परेशानी एक नया तजर्बा थी। वो सख्त बदहवास और बुखलाया हुआ था। ऐसा लगता था कि वह हाथ मुंह धोए बगैर और नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया है और शायद रात भर जागता रहा है। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल परेशान थे और कपड़े बेतरतीब थे। उसने अल्मास को हौसला रखने और सुकून से पूरी बात सुनने की ताकीद की, हालांकि खुद उसे सुकून और हौसले की ज़रूरत थी। वो अल्मास के सामने बैठा आधी आधी सिगरेटों को एस्ट्रे में मसल कर बुझाता रहा और फिर नई सिगरेट जलाता रहा। उसकी हर हरकत से दिली इसराब आया था और यूँ लगता था उसे बात करनी मुश्किल हो रही है। बिलाखिर जो कुछ उसने बताया वो हिरोशिमा पर गिरने वाले पहले एटम बम के धमाके से कम न था। उसने बताया कि एक हफ्ता पहले अल्मास को अगवा करके लाने वाले उसके पुराने कारोबारी हरीफ थे, जिन्होंने उसके ज़ाती दुश्मनों से लाग करके एक साजिश की थी। उन्होंने डिसिल्वा की अदम मौजूदगी में उसके घर के दरवाज़ों की चाबियां बनवाई, गैराज से उसकी कार भी निकाल ली और उसकी तहरीर बनाकर अल्मास का पैगाम अरसाल कर दिया। अल्मास को लाने वाला देखने में बुढ़ा लगता है मगर वो बहुत से जवानों से ज़्यादा फुर्तीला और ताकतवर है और जोडो कराटे के अलावा खंजर के इस्तेमाल में भी माहिर है। वो लोग एक खास मकसद के तहत अल्मास को लाए थे। अल्मास 6 घंटे बेहोश नहीं रही थी बल्कि उसे ख्वाब आवद दवा के ज़ेर असर बेहोश रखा गया था, वरना चोट से लोग कुछ देर बाद होश में आ जाती। बेहोशी के उस वक्फे में उन्होंने अल्मास की बहुत सी तस्वीरें उतार दी। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि कोई शरीफ आदमी उनको एक नज़र देखना तक गवारा नहीं कर सकता। इससे पहले न जाने कब वो उसी बेडरूम में सोते हुए डिसिल्वा की तस्वीरें ले चुके थे। क्योंकि डिसिल्वा के घर में उसके सिवा कोई भी नहीं होता और ख़ुद उसे भी ज़्यादा कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, इसलिए ख़ास जाविये से ली हुई ये तस्वीर भी काबिल एतराज़ समझी जा सकती हैं। लेकिन इसी पर बस नहीं, कैमरा ट्रिक और फोटोग्राफी के कमाल से डिसिल्वा और अल्मास की चंद तस्वीरों को यकजा करके कुछ ऐसी तस्वीरें भी बना ली गई हैं जिनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। जो तस्वीरें अलग अलग हैं उनमें भी बेडरूम एक ही है और जालसाजी कोई नहीं। चुनांचे बाकी तस्वीरों को जाली साबित करना आसान काम नहीं है जो किसी माहिर फोटोग्राफर ने तैयार किए हैं। जाली साबित करने के लिए भी मुकदमा करना पड़ता है और अदालत में फैसला होने तक सारी दुनिया नकल को असल मान चुकी होती है।
चनांचे इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये खुद अपनी रसवाई का सामान करने के मुतरादिफ होगा, वगैरह वगैरह। जब अल्मास के हवास बहाल हुए तो उसने बेशुमार सवालात किए और उनके जवाब में डिसिल्वा ने बताया कि दुश्मन अल्मास के जरिए उसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उन लोगों ने डिसिल्वा से रब्ता कायम किया था कि वो फर्म के काम से बाहर रहता है, अगर इस मरतबा वो अपने साथ एक सूटकेस ले जाए तो उसको यहाँ 10 लाख रुपया नकद अदा किया जा सकता है, उसके नाम से बाहर $1 लाख का अकाउंट खोला जा सकता है। इतनी बड़ी मुआवजे की पेशकश पर डिसिल्वा को शक होना लाजमी था और तस्दीक करने पर मालूम हो गया कि सूटकेस में 1 करोड़ रुपए की गिरवन है। डिसिल्वा ने उनको पकड़वाने की गर्ज से हामी भर ली, लेकिन दूसरी तरफ कस्टम वालों को इसकी इतला दे दी। कस्टम वाले सब ईमानदार और फर्जशनास तो नहीं होते। उन्होंने इस रिपोर्ट की खबर मुतल्लिका अफराद तक पहुंचा दी, जिन्होंने आखिरी वक्त में सूटकेस बदल दिया। एयरपोर्ट पर दूसरा सूटकेस लाने वाला पकड़ा गया, मगर सूटकेस में से फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं निकला और वो शख्स भी बेगुनाह साबित हुआ जो सूटकेस लाया था। वो किसी को छोड़ने आया था कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे सूटकेस दिया और इशारे से बताया कि वो साहब जल्दी में भूल गए थे और उस शख्स ने किसी शक व शुबा के बगैर सूटकेस डिसिल्वा के हवाले कर दिया। अब उन्हीं लोगों का पैगाम फिर मिला है। डिसिल्वा ने अपना सर दोनों हाथों में थाम कर कहा, उनके एक आदमी ने कल रात मुझसे लिफ्ट मांगी और उतरते वक्त सीट पर एक लिफाफा छोड़ गया, जिसे मैंने घर पहुंच के देखा। यकीन कर मुझे हार्ट अटैक होते होते रह गया। न जाने कितनी देर तक मैं इन तस्वीरों को देखता रहा, ये लिफाफे में से बरामद हुई थी। मेरी जहनी कैफियत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। गुस्से और सदमे ने मुझे पागल कर दिया था। रात के 1 बजे टेलीफोन की घंटी बजी और किसी बदमाश ने कहा, मिस्टर डिसिल्वा, तस्वीरें पसंद आई? मैंने जवाब में उसको सैकड़ों गालियां दी और कहा कि मैं एक एक से निमट लूंगा, मगर वो हंसता रहा और कहने लगा, डिसिल्वा साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की थी, ये उसी की सजा थी। अब तुम वही करोगे, लेकिन बिला मुआवजा, और इनकार करोगे तो अपने साथ अल्मास की ज़िंदगी भी ख़राब करोगे। बेहयाई की ज़िंदगी तुम गुजार सकते हो, क्योंकि तुम तो कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अल्मास बाद में सिर्फ खुदकुशी ही कर सकती है या बिला आखिर किसी कोठे पर बैठ सकती है। मेरा दिमाग उलट गया और मैंने दीवानगी में टेलीफोन को ज़मीन पर दे मारने के अलावा भी बहुत कुछ किया, मगर सुबह होते हुए मेरी अकल ठिकाने आ गई और मैंने ऐसे ओछे हथियारों के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय फैसला किया कि उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दूँ जो उनको तमाम उम्र याद रहे। अल्मास के लिए इस फैसले की मुखालफत करना भी मुश्किल था और हिमायत भी। उसे हर सूरत में अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता था, क्योंकि उस मुकाबले में जीत भी हार थी। अल्मास ने कहा कि मसालियत की कोई सूरत सबसे बेहतर रहती, मगर डिसिल्वा ने उसकी बात को मुस्तरद कर दिया। मसालियत शरीफ लोग करते हैं या मजबूर लोग, और इस मरहले पर मसालियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने बताया कि गुज़िश्ता शब मिलने वाली तस्वीरें तो उसने जला डाली थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव दुश्मन के पास हैं जिनसे वो जितनी नकलें चाहे तैयार कर सकता है, और ये मसला यूँ हल नहीं होगा। लोहे को लोहा ही काटता है। चनांचे बदमाशी का जवाब भी बदमाशी से ही दिया जा सकता है। उसने अल्मास को बताया कि उस बुड्ढे की एक बेटी है जो किसी स्कूल में पढ़ाती है। बाकी बात अल्मास खुद ही समझी। अब तुम भी यही करोगे? वो दीवानों की तरह चिल्लाई, तुम भी इसे धोखे से उठाकर तुम भी इसकी तस्वीरें पालोगे? क्या तुम भी काम के जज्बे में शैतान बन गए हो? तुम्हारा ज़मीर भी मर गया है क्या? सड़क पर पागल कुत्ता तुम्हें काट लेगा तो क्या तुम भी पागल कुत्ते को काटने के लिए उसके पीछे दौड़ोगे? तुमने अभी मेरी पूरी बात नहीं सुनी, डिसिल्वा ने सख्त लहजे में कहा। तुम पागल हो रही हो। हाँ, मैं पागल हो रही हूँ, अल्मास चिल्लाई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पागल ही हो जाने दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है और अब मुझे जिल्लत और रसवाई से कोई नहीं बचा सकता। तुम मुझे इज्जत से कत्ल कर दो। मेरे मरने के बाद अगर कोई रसवाई भी हुई तो क्या होगा? कोई मुझसे क्या छीन लेगा? लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी वजह से एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जिसका इन मामलात से कोई तल्लक नहीं और जो बिल्कुल बेकसूर है। हर गैरतमंद लड़की इतनी रसवाई पर मौत को तरजीह देगी, मगर मैं उसकी मौत का इल्ज़ाम कबूल करके कैसे ज़िंदा रहूँगी? मेरे लिए तो ये दूसरी सज़ा होगी कि एक जनाजा मेरी ख़ानदानी इज़्ज़त और नामूस का उठे और दूसरा उस टीचर का। नहीं डिसिल्वा, तुम उसे बख्श दो, मुझे मर जाने दो और उसे जीने दो। एक की जगह 2 कत्ल मत करो। डिसिल्वा ने पानी का गिलास अल्मास के मुंह पर फेंक दिया, जिसका हिस्टीरिया एक जुनूनी कैफियत इख्तियार करने लगा था। तुम सिर्फ अपनी बात क्यों करती हो? ये बताओ, तुम्हारे बगैर मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? दूसरी सूरत यह है कि मैं उन सबको चुन चुन कर कत्ल कर दूं जो तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं, लेकिन पहली सूरत पर तुमने गौर नहीं की। इस सूरत में हम सब जिंदा रह सकते हैं और इज्जत और आबरू के साथ। मैंने ये कब कहा है कि मैं उस लड़की को गवाह करके उसकी भी वैसी तस्वीरें बनाना चाहता हूँ? मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही तुमने नताइज अखज़ कर लिए और मुझे बेज़मीन, शैतान सब कुछ कह दिया। बेवकूफ़ लड़की, अगर इस दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो अमन कायम नहीं रह सकता। दुश्मन उसी वक्त वार करता है जब उसे यकीन हो कि दूसरा हरीफ उसका कुछ नहीं कर सकता। गोली चलाने वाले को मालूम हो कि दूसरे शख्स के हाथ में भी बंदूक है तो उसका हाथ रुक जाता है, मगर दूसरा फरीक खाली हाथ होने के बावजूद ये तसर दे कि वो भी मुसल्ला है तो भी दुश्मन आसानी से कामयाब नहीं होता। फिर जैसे जैसे अल्मास का हिस्टीरिया कम होता गया, डिसिल्वा की बातें उसकी समझ में आती गईं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी बहाने उस लड़की को मेरे पास ले आओ, डिसिल्वा ने अपनी स्कीम की तफसीलात बताते हुए कहा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम उससे दोस्ती बढ़ा सकती हो और उसे एक ऐसी जगह ला सकती हो जहाँ तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और बाकी काम मेरा होगा। ये चंद घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन उस लड़की को कैद में रखूंगा। कैद का ये मतलब नहीं कि मैं उसको बांध कर रखूंगा या उस पर कुछ जुल्म करूंगा। वो आराम से एक घर में रहेगी और तुम उसके साथ रहोगी। तुम देख लोगी कि मैं उस लड़की के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं करूँगा, उसकी कोई तस्वीर नहीं उतारूंगा, लेकिन मैं उसके बाप से फ़ोन पर यही कहूँगा कि जो जैसा
बोता है वैसा काटता है। उसने किसी की बेटी की इज्जत का सौदा करना चाहा था और ये भूल गया था कि उसकी अपनी भी एक जवान बेटी है। वो उस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं। उसने तो साकत तस्वीरों पर ही इत्तफाक की थी, लेकिन हम फिल्म बना रहे हैं जिसे देखकर उसकी और दीगर शायकीन की तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अगर वो चाहता है कि ये फिल्म रिलीज़ ना हो तो वह तमाम नेगेटिव और प्रिंट लेकर आ जाए और इस बात को जहन में रखे कि बेईमानी का ख्याल अगर उसे आया तो दूसरे को भी आएगा। अगरचे होगा कुछ भी नहीं, लेकिन उस धमकी के बाद बुड्ढे के लिए हथियार डालने के सिवा चारा ना होगा। गौर करने पर अलमास को उस पूरे मंसूबे में बदी का कोई पहलू न दिखाई दिया। सिर्फ धमकी देने से बिगड़ी हुई मामला समझ सकते हो तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। पहल तो उस बुड्ढे ने ही की थी, उसे इतनी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कि आइंदा दूसरों के दामन इज्जत पर हाथ उठाने से पहले अपना दामन बचाने की फिक्र करे। डिसिल्वा ने उसे पूरी तरह मुतमईन कर दिया कि वह जरहाना अज़ाइम बिल्कुल नहीं रखता और जो कुछ वो कर रहा है सिर्फ अपना दिफा है। बाकी तफसीलात समझ लेने के बाद अलमास ने उसकी मदद की। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने बुड्ढे की लड़की से दोस्ती कर ली। ये लड़की, जिसका नाम गुलरुख था, तबन बहुत सीधी सादी लड़की थी और उससे ताल्लुकात बढ़ाने में अलमास को ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। एक बार डिसिल्वा की जवाबी कार्रवाई में शरीक होने के बाद खुद अलमास के जज्बात इंतकामी हो गए थे। उसके साथ कौन सा शरीफाना सलूक हुआ था कि वो रियायत करे। अगर वो खुदकुशी कर लेती तो गुलरुख के बाप का क्या नुकसान होता। उसे ये सब कौन देता कि जैसे को तैसा ज़रूर मिलता है। उसने डिसिल्वा पर एतबार कर लिया था। इस तमाम कार्रवाई का मकसद और कुछ नहीं, वो डिसिल्वा की जहानत और जरूरत की ज़्यादा कायल हो गई थी, जिसने सिर्फ उसकी खातिर हार नहीं मानी थी, गलत काम नहीं किया था और गुलरुख के साथ भी वो कोई ज्यादती न करने का वादा कर चुका था। एक रात अपनी बेटी घर से गायब रहेगी तो उस खबीस बुड्ढे का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। उससे से अलमास का खून खोलने लगता था, फिर गुस्सा उतर जाता था और वो खुद अपने तसव्वुर की हर तस्वीर देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती थी, खौफ से कांपने लगती थी कि बात फैल गई, ये डिसिल्वा की चाल नाकाम रही तो क्या होगा। एक हफ्ते के दौरान में अलमास को बहुत सी बातें मालूम हुई थीं। गुलरुख की शादी अब तक इसलिए नहीं हो सकी थी कि जो उसका पैगाम लेकर आता उसकी छोटी बहन को पसंद कर लेता था, लेकिन अब उसके सिवा घर में कोई नहीं रहा था और खुदा ने वालिदैन की दुआएं कबूल करते हुए उसके लिए भी एक रिश्ता भेज दिया था। चुनांचे साल के आखिर तक वो शादी के बाद स्कूल में पढ़ाना छोड़ देगी। उसका शौहर आला सरकारी अफसर है और वालिदैन के पास भी खुदा के लिए सब कुछ है। चूँकि अलमास को इन बातों से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने कभी गुलरुख के होने वाली शौहर का नाम नहीं पूछा और ये नहीं पूछा उसका बाप क्या करता है। अपने बारे में भी उसने गुलरुख को हर बात गलत बताई, अपना नाम भी, अपने ख़ानदान और घर वालों के बारे में भी। डिसिल्वा ने कहा था कि न वो उसके घर जाए न उसे अपने घर या दफ्तर का पता, वरना बाद में गड़बड़ भी हो सकती है। अलमास उसकी हिदायत पर अमल कर रही थी और बहुत मुहतात थी। बिला आखिर एक रोज़ वो गुलरुख को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई। तयशुदा मकाम पर डिसिल्वा की कार मौजूद थी। वो गुलरुख के साथ करीब से गुजरी तो अचानक दरवाज़ा खुला और दो ज़बरदस्त हाथों ने तकरीबन एक साथ उनको अंदर घसीट लिया। गाड़ी का इंजन पहले ही चल रहा था। दरवाज़ा बंद होती गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। गुलरुख के हलक से चीख निकलने भी ना पाई थी। एक हाथ ने उसके मुँह पर क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ रुमाल रख दिया। अंदर गिरते ही अलमास ने देख लिया था कि पिछली सीट पर दो आदमी हैं जो एक जैसे तनुमंद हैं और दोनों ने चेहरे पर जोकर की रंगीन तस्वीर चढ़ा रखी है जिससे बच्चे खेलते हैं। उसकी सुराहों में से वो सब कुछ देख सकते थे, मगर खुद उनकी सूरत गत्ते की तस्वीर के पीछे नजर नहीं आती थी। अलमास का ख्याल था कि ये सब ड्रामा है। चनाचा अंदर गिरने के बाद भी वो खौफजदा नहीं हुई थी, मगर दूसरे हाथ ने उसको दबोच कर उसकी नाक पर भी रुमाल रख दिया तो होश के आखिरी लम्हे में हकीकत उस पर यूं अया हुई कि वो खौफ से ही बेहोश हो गई। ये वही गाड़ी थी जिसके अंदर कोई हैंडल न था और गाड़ी चलाने वाला वही बूढ़ा था जो अलमास को ले गया था।